चलिए, तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट समझा दिया। थैलेक्वाइड मेमोरी में कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कौन सा प्रोटॉन कैरियर है, कौन सा मोबाइल है, कौन सा इमोबाइल है। मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। फोटो सिस्टम तो ऑलवेज इमोबाइल इंटीग्रल प्रोटीन है। थियोफैटिन इमोबाइल, प्लास्टोक्विनोन मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इमोबाइल इंटीग्रल प्रोटीन है। प्लास्टोसाइनिन अगेन मोबाइल, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, नॉट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन कैरियर। फिर फोटो सिस्टम 1 इंटीग्रल प्रोटीन मोबाइल, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑल्सो इमोबाइल इंटीग्रल पार्ट है। आयरन सल्फर प्रोटीन ऑल्सो इमोबाइल इंटीग्रल पार्ट है। और पूरा का पूरा CF0F1 पार्टिकल इंटीग्रल पार्ट है और वो इमोबाइल है। ठीक है, यानी कि इसमें मोबाइल दो ही पार्ट है, एक प्लास्टोक्विनोन और एक प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, और प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन कैरियर है और प्लास्टोसाइनिन केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मुझे बताओ, प्लास्टोसाइनिन से रिलेटेड कोई एक बात याद आया? इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, चाहे वो हाइड्रोजन कैरियर हो इलेक्ट्रॉन कैरियर हो, सबका सबका मेटालाइन, बोलो मेटालाइन, मेटालाइन सबका मेटालाइन Fe+2, मगर प्लास्टोसाइनिन का मेटालाइन कॉपर+2। याद आया कुछ? याद आया कुछ? और ये सबके सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म। ये प्रोसेस चलता कैसे है? आप जानते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट डायरेक्शन का एक पाथवे है, एक जरिया है कि लाइट डायरेक्शन इस तरीके से चल सकता है। और लाइट डायरेक्शन के लिए लाइट का होना जरूरी है। और लाइट चलता है कहाँ से? सूर्य भगवान से। तो ये कौन है? सूर्य भगवान। और यहाँ से क्या चल रहा है? लाइट। वहां से क्या चल रहा है? लाइट। लाइट तो यहाँ भी गिर रही है और लाइट तो यहाँ भी गिर रही है। लाइट तो खैर दोनों ही जगह गिर रही है। ठीक है, लाइट फोटो सिस्टम 1 पे भी गिर रही है, लाइट सॉरी फोटो सिस्टम 2 पे भी गिर रही है और फोटो सिस्टम 1 पे भी गिर रही है। अब समझना, मास्टर लोग यहीं से गलत पढ़ाना शुरू करते हैं और पूरे चैप्टर के एंड तक गलत ही पढ़ाते रहते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका गलत है। कंटेंट तो वो भी वही दे रहे हैं, पढ़ाने का चूंकि तरीका उनका गलत है, इसीलिए बच्चे क्वेश्चन गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और इसीलिए या तो रटा डाटा आंसर सही मार देते हैं या नहीं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। अब मैं बताता हूं आपने क्या पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा लाइट गिरती है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिटिंग होता है लाइट एनर्जी की मदद से। और मास्टर लोग यहीं से पढ़ाना शुरू भी करते हैं कि लाइट गिरी, वाटर टूटा, वाटर के टूटने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन यहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन चला गया इस फोटो सिस्टम सेकेंड को, उससे इलेक्ट्रॉन चला गया थियोफैटिन, उससे इलेक्ट्रॉन चला गया प्लास्टोक्विनोन। ऐसे कितने लोगों ने इस तरीके से पढ़ा है? हाथ खड़ा कीजिएगा अगर कभी पढ़ा हो, सच सच, कि लाइट गिरा, लाइट के हाँ देखो ये हाथ खड़ा हो गया। अब जिसने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है। गलत, गलत, गलत। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लाइट एनर्जी से वाटर का स्प्लिटिंग होता ही नहीं है। लाइट एनर्जी से जो ये बोला जा रहा है कि लाइट एनर्जी गिरी और वाटर टूटी और इलेक्ट्रॉन चला गया फोटो सिस्टम सेकेंड को, प्रोटॉन रह गया वहीं पे, ऐसा होता ही नहीं। ऐसा अगर ऐसा है कि लाइट के गिरने से वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है तो फिर तो इसमें भी पानी है भाई। है चलो ये तो ठीक है, फिर भी ये हीट के लिए परमेबल नहीं है। प्लास्टिक बोतल में पानी, मान लो ना प्लास्टिक का बोतल है, पानी है इसमें, लाइट गिरी, वाटर टूट गया, अब तो इसमें भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, कैसे पीऊंगा यार मैं इसको, बताओ। और उसमें इलेक्ट्रॉन अलग है, फ्री एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, बोतल में आग लग गई होगी, बोतल जल जाएगा थोड़ी देर में। बताओ, समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझ रहे हो कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है? फिर आप कहोगे सर वाटर तो टूटता है, बात तो सच है, और उसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ही कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर का स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग। तो फोटोलाइसिस वर्ड तो सही लग रहा है, फोटोलाइसिस वर्ड सही है, लेकिन लाइट एनर्जी से वाटर नहीं टूटता है। फिर कहोगे फिर फोटोलाइसिस क्यों कह रहे हैं? उसका कार्य नहीं कुछ और है, उसका कार्य नहीं कुछ और है। आपके मास्टरों को पता ही नहीं था। अभी मैं बताऊंगा उसको, फोटोलाइसिस को, फोटोलाइसिस सही है, फोटोलाइसिस ही कहेंगे। क्यों कहेंगे उसका कारण कुछ और मैं आपको बताऊं, ऐसा एक नहीं 99% मास्टर यहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं। लाइट गिरा, फोटोलाइसिस हुआ, प्रोटॉन वहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन चला गया फोटो सिस्टम 2 को, यहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो यही गलत है।
और इसीलिए बच्चा क्वेश्चन गलत करता है। यही पॉइंट है, यही की पॉइंट है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर क्या, अच्छा सुनो, और वो क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, वाटर के स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको आया, फिर यहाँ गया प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F है, प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद फोटोसिस्टम 1, उसके बाद फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फाइनली NADP को मिल गया। इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा देते हैं। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसको गया, तब जाके इसको गया इलेक्ट्रॉन, तब जाके इस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। यही करते हैं ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, आप बताओ, अगर आप ऐसा नहीं पढ़े हो तो बताओ कि नहीं ऐसा नहीं पढ़े, आप यही पढ़ रहे हो। अब मैं बताता हूँ इसमें गलत क्या है, अब मैं बताता हूँ इसमें गलत क्या है, और आप खुद बोलोगे सच में सर हमारा तो काट लिया गया। अब मैं बताता हूँ गलत क्या है। मुझे एक बात बताना, सनलाइट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, जल्दी बताओ। सनलाइट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब जब गिरती है तो लगातार गिरती है, रह के गिरती है, लगातार गिरती है। हाँ, सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक। सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक या मोनोक्रोमेटिक? पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब क्या, सनलाइट के पास वेवलेंथ हर प्रकार की है या एक प्रकार की है? हर प्रकार की है। हर प्रकार की है। प्लांट किस वेवलेंथ को यूज करता है? 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल को। ओके, हाँ, वर्ड को अंडरलाइन करना। आपने क्या बोला? सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक। क्या बोला है? बोलो बोलो बोलो, क्या बोला है? पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक। ओके, चलो अब मैं जो पूछूंगा वो बताना। फोटो सिस्टम फर्स्ट, सॉरी फोटो सिस्टम सेकंड किस वेवलेंथ पर एक्टिव हो सकता है? जल्दी बोलो, काम कर सकता है किस वेवलेंथ पर? 400 से 680। 400 to 680। फोटो सिस्टम फर्स्ट किस वेवलेंथ पे काम कर सकता है? 680 to 700। 680 to 700। सनलाइट ने ये गिराया है या ये गिराया है? पूरा गिराया। दोनों। अब समझ में आया मास्टर लोग क्या गलत पढ़ा रहे हैं? दोनों। अब समझ में आया मास्टर लोग क्या गलत पढ़ा रहे हैं? हाँ मुझे बताओ, एट अ टाइम सनलाइट ने ये दोनों गिराया है या अलग अलग टाइम पे गिराया है? एट अ टाइम। समझ में आया क्या गलत पढ़ा रहे हैं? कितनों को समझ में आया? हाथ खड़ा करो तो कितनों को समझ में आ गया? और वो ये गलत पढ़ा के ना एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी बर्बाद कर देना, और फिर हम जैसे मास्टर को खून जलाना पड़ता है सही, इसको सही करने के लिए। भाई आप, सनलाइट क्या है? पॉलीक्रोमेटिक है यार। आप यहाँ लाइट गिरा रहे हो और उसके इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, केवल यही निकलेगा क्या इलेक्ट्रॉन? सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक, और सनलाइट पॉलीक्रोमेटिक मतलब उसके पास सारे वेवलेंथ के लाइट है यार, और एट अ टाइम वो फोटो सिस्टम फर्स्ट पर भी गिरा है और सेकंड पर भी गिरा है, और एट अ टाइम उसी समय पर इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला है और इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला है। भैया दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गया यार, एट अ टाइम दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन निकला है। और मैं यहीं से पढ़ाना शुरू करता हूं, मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है। सनलाइट गिरी और सनलाइट केवल फोटो सिस्टम 2 पे नहीं गिरी, दोनों पे गिरी, और दोनों से निकल गया इलेक्ट्रॉन। चला जाओ जल्दी बताओ, सनलाइट उसमें क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। वो बाहर से दिया जा रहा है एनर्जी, मतलब फ्री एनर्जी दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? जल्दी बोलो। फोटो सिस्टम 1 और 2 के सेंटर पर पाए जाने वाले रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के मैग्नीशियम को। किसको दिया जा रहा है? जल्दी बोलो। मैग्नीशियम को। अभी मैग्नीशियम किससे बॉन्डेड था? पायरोल से। अभी वो न्यूट्रल था या चार्ज था? जल्दी बोलो। न्यूट्रल था या चार्ज था? जल्दी बोलो। न्यूट्रल था। उसको जबरदस्ती क्या दिया जा रहा है? सोलर लाइट का एनर्जी, एनर्जी दिया जा रहा है। तो मैग्नीशियम के एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है? एनर्जी। तो बताओ उसके पास क्या टेंडेंसी होगी? जल्दी बोलो, क्या टेंडेंसी होगी? एक्साइट हो जाना, एक्साइट होके, जल्दी बोलो, एक्साइट होके अपने ऑर्बिटल को, अपने रिलीज हो जाए, छोड़ देना, और एटम से बाहर निकल जाना। जैसे ही मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकला, तो मुझे बताओ इस रिएक्शन सेंटर पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? जल्दी बोलो, रिएक्शन सेंटर पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन निकला है पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या चार्ज हुआ? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? उसको एनर्जी दिया गया। किसने दिया? सोलर लाइट ने दिया।
सोलर लाइट के निकलने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। मुझे बताओ अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। Electron. फ्री इलेक्ट्रॉन के पास उसके पास एनर्जी पहले की तुलना में ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है, जल्दी बोलो। ज्यादा। ज्यादा। वो जो ज्यादा। एनर्जी है वो फ्री एनर्जी है या नहीं है? वो फ्री एनर्जी है या नहीं है? है। वो एनर्जी energy लूज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? वो एनर्जी लूज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? एनर्जी लूज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा हूँ सर। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तक मिल सकता है? बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं क्या सर। वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा समय तक मिल सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है? नो सर। नहीं, No, sir. बहुत जल्द क्या हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को कोई Bind करेगा। एक्सेप्ट कर लेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? जो उस पर्टिकुलर अमाउंट में उस इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, उस पर्टिकुलर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अब समझना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटो सिस्टम ये क्या है? पीएस सेकेंड, और ये क्या है? पीएस फर्स्ट। जो फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन को जाता है। अब मैं बताता हूं, यहां से जब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव 1 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन और निकला पॉजिटिव 2 चार्ज में 2 प्लस चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। मुझे बताओ क्या मैग्नीशियम से 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? मैग्नीशियम से 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? निकल सकता है, निकल सकता है, सुनना, निकल सकता है, लेकिन वो एनर्जी सोलर लाइट जो आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं है 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और अगर निकल जाएगा तो मैग्नीशियम अपनी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा और रिएक्शन सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐसा तब होगा जब एक्सेस सनलाइट गिरेगा, फोटो ऑक्सीडेशन, सोलर रेडिएशन। नॉर्मल लाइट आ रहा है, अभी एक्सेस नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस का, एक्सेस करोगे तो पढ़ोगे क्या? फिर तो बर्बादी हो जाएगा पिगमेंट। तो आप नॉर्मली लाइट को गिराए हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक और निकल सकता है, +2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीशियम का, +2 में पहुंच गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, और सनलाइट के पास 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सफिशिएंट एनर्जी है। उससे ज्यादा इतनी एनर्जी नहीं है कि जबरदस्ती उसका इनर मोस्ट ऑर्बिटल से निकाले। अरे भैया मैग्नीशियम के ऊपर भी तो चार्ज क्रिएट हो गया, अब तो एनर्जी और ज्यादा चाहिए निकालने के लिए, अब उतना एनर्जी सोलर लाइट के पास नहीं है। अगर हुआ उससे ज्यादा तो फिर वो पूरा मैग्नीशियम एटम डिस्ट्रॉय, रिएक्शन सेंटर डिस्ट्रॉय, और वो पूरा पिगमेंट डिस्ट्रॉय, सिस्टम पिगमेंट सिस्टम डिस्ट्रॉय, खेला खत्म, फिर कभी फोटोसिंथेसिस होगा भी नहीं, फोटो ऑक्सीडेशन हो गया, सोलर नया पिगमेंट बनाओ तब होगा। ठीक है, तो आप आपसे ये भी समझ गए होंगे फोटो ऑक्सीडेशन क्या है, सोलर रेडिएशन क्या है। ठीक है, हाँ मुझे बताओ फोटो ऑक्सीडेशन क्यों बोला? क्योंकि सोलर लाइट की प्रेजेंस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो गया, फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाँ अब मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? बगल में कौन है? थियोफाइटिन। और इसका इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया? आयरन सल्फर प्रोटीन ने, जिसका नाम है FRS, फेराडोसिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2, जल्दी बोलो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम थियोफाइटिन। थियोफाइटिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 फेराडोसिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। अब यहाँ पे कुछ तकनीकी समस्या है, ठीक है, माइक बंद कीजिए, अरे जवाब देके माइक बंद कर देना। यहाँ पे कुछ तकनीकी समस्या है। एनसीईआरटी लिखती है primary electron acceptor of photosystem 2 are located at the outer surface of thylakoid membrane towards the stroma, and after accepting electron it also accepts proton from the stroma, and it so flip-flop moment and moves towards the inner side of the membrane, and it donates electron to the cytochrome B6 complex, and it releases proton towards the lumen। कहीं पे नाम नहीं लिखा, ये कौन है? आप बताओ किसके बारे में लिखा गया होगा? रास्टोक्विनोन। रास्टोक्विनोन के बारे में लिखा गया। ठीक है, और अब समझो क्वेश्चन आया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2, और ऑप्शन में प्लास्टोक्विनोन था ही नहीं, सुना ध्यान से, ऑप्शन में प्लास्टोक्विनोन था ही नहीं। थियोफाइटिन, फेराडोसिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। थियोफाइटिन। अभी आपके सामने डायग्राम है इसलिए आप बोल रहे हो थियोफाइटिन, अभी आपके सामने डायग्राम इसलिए बोल रहे हो थियोफाइटिन। इससे पहले क्या आपको पता था? हाँ यस सर। अरे इससे पहले कब, कहाँ पता था आपको? सेलुलर स्पेशल में आप पढ़ाए। अरे वो तो हम इधर ही पढ़े थे ना, हमारे पास ही पढ़े थे ना। हाँ थियोफाइटिन, हाँ वहाँ कीमोस्मेटिक थ्योरी में पढ़ाया हूँ थियोफाइटिन। और अब सुनो कि सर एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन,
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2 ऑप्शन थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, फेडरेशन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। आंसर चुनो। प्लास्टोक्विनोन। थियोफाइटिन। जिस दिन ये सवाल आएगा ना आंसर थियोफाइटिन जाएगा। सच सच होता है, लिखने वाला कोई भी हो, सच सच होता है। सच है ये कि थियोफाइटिन ही है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। जिस दिन दोनों आ जाएगा आंसर थियोफाइटिन जाएगा आंसर। और अभी तक क्वेश्चन क्या है, जो ज्यादातर क्वेश्चन आया क्या है, हाँ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर 2 ऑप्शन प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनॉल, साइटोक्रोम B6F, FRS। प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन। अभी तक तो इजी है। जिस दिन दोनों आ जाएगा तो क्या मरोगे, थियोफाइटिन। कह रहे सर दोनों लिख के बहुत कर देगा तो करने वाला बेवकूफ होगा, उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको नहीं आता, उनको बोटनी वोटनी नहीं आता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फिर वो उनको वो पढ़े लिखे नहीं है। दोनों कैसे दे दोगे भैया, एक ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होगा ना, बहुत क्यों दे दो, बहुत दोगे तो फिर तो भी आंसर थियोफाइटिन नहीं जाएगा, बहुत दोगे तो भी आंसर थियोफाइटिन नहीं जाएगा। और अगर आप बहुत आंसर मार रहे हो तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो भी आंसर थियोफाइटिन नहीं जाएगा ना भैया। हाँ आपके एनसीईआरटी ने थियोफाइटिन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन रियलिटी बताना मेरा धर्म है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा और डिटेल में तो आंसर थियोफाइटिन ही जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने थियोफाइटिन के बारे में जिक्र नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि थियोफाइटिन होता नहीं है। ठीक है, चलो तो अब मुझे बताओ वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, इसको, किसको, थियोफाइटिन को। अब थियोफाइटिन के पास जो इलेक्ट्रॉन गया है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास गया है या कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन गया है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकली थी फोटोसिस्टम 2 से। अब मैं आपको अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वो थियोफाइटिन के पास भी ज्यादा समय तक ना रह पाया, यहां से भी निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, और वो इलेक्ट्रॉन को ले लिया प्लास्टोक्विनोन ने। किसने ले लिया, प्लास्टोक्विनोन ने। वो तो प्लास्टोक्विनोन के पास भी नहीं रहना चाहता, इतनी ज्यादा एनर्जी है, वो तो प्लास्टोक्विनोन के पास भी नहीं रहना चाहता, इतनी ज्यादा एनर्जी है उसके पास। इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी का प्लास्टोक्विनोन ने किया एक इस्तेमाल। क्या किया, प्लास्टोक्विनोन ने किया एक इस्तेमाल, और वो जो इस्तेमाल किया उस फ्री इलेक्ट्रॉन के ही फ्री एनर्जी की मदद से स्ट्रोमा से प्रोटॉन खींच लिया 2 गो। कह रहे हैं खींच लिया, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन की कमी है स्ट्रोमा में? हाँ बिल्कुल, स्ट्रोमा में प्रोटॉन बहुत ज्यादा नहीं है, ल्यूमेन के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो जबरदस्ती खींचना पड़ेगा, जबरदस्ती खींचना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोटॉन फाइनली फिर यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ प्रोटॉन आएगा, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन आएगा प्रोटॉन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन आएगा प्रोटॉन। और जब भी कोई भी चीज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाती है, मुझे बताओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट, जल्दी बोलो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए एनर्जी चाहिए, हाँ इसके लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए एनर्जी चाहिए। अब तक आपने क्या पढ़ा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कौन देता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक्टिव एटीपी, केवल आपने अब तक एटीपी पढ़ा है क्योंकि आपको पढ़ाया गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी ज्यादातर जगह एटीपी देता है लिविंग सिस्टम में, लेकिन केवल एटीपी नहीं देता है। एग्जांपल आपके सामने है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी देता है। एटीपी कहाँ है अभी तो एटीपी बनाया तक नहीं है। अरे यार प्रोटॉन आ रहा है ना उधर से इधर, यार ये क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही तो है, और ये एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन ने दिया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ने दिया है। ठीक है, चलो वो लो है तो आपको आगे समझ में आएगा। हाँ चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइट गिरी, लाइट जो यहाँ पे भी गिरी है। अब भाई एक समय दोनों मार्कर को कैसे लेके पढ़ाऊं, पढ़ा तो इधर से रहा हूं ना। यहाँ की इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है, वहां की इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है, और वहां की इलेक्ट्रॉन क्या हुई है, हो ही रही होगी, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, हाँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकली, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से निकल के थियोफाइटिन को गई, थियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन को गई, प्लास्टोक्विनोन ने उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन खींच लिया। जल्दी बताओ क्या बन गया, जल्दी बताओ क्या बन गया, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन यानी कि PQH2। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, जल्दी बताओ, अब ये क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, सो करके किधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, ल्यूमेन साइड, या थैलेकोइड मेम्ब्रेन में ही ल्यूमेन साइड। अब ये यहाँ क्या करेगा, अब ये यहाँ क्या करेगा, 2 प्रोटॉन फेंक देगा, 2 प्रोटॉन फेंक देगा कहाँ, ल्यूमेन में, 2 प्रोटॉन फेंक देगा कहाँ, ल्यूमेन में, और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा जो इनर साइड में ही, जस्ट इनर साइड में ही है,
दो इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये ओवरऑल पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसने इसको दिया फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये पूरा ये साइटोक्रोम B6F ये इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन को। किसको दे देता है, प्लास्टोसाइनिन को। और फिर ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करके आ जाता है कहां, इस फोटो सिस्टम 1 के पास। अब आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन नाच क्यों रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसलिए नाच रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था तो निकलने के बाद उस इलेक्ट्रॉन के पास भयानक एनर्जी थी, तो उसको अपना सुटेबल जगह मिला थियोफाइटिन। लेकिन बाद में जब थियोफाइटिन के पास चला गया तो फिर वहां पे भी वो स्टेबल नहीं रह पाया, इसके पास इतनी एनर्जी थी, तो फिर वो वहां से एक्साइट कर गया। फिर एक्साइट करने के बाद उसको सुटेबल जगह मिला प्लास्टोक्विनोन, और उस दौरान तो उसके साथ H+ भी आया, हाइड्रोजन एटम भी बना, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर पाया। फिर वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला तो उसको अपना सुटेबल जगह दिखा कि जिसको इलेक्ट्रॉन और खाने की भूख हो, दिखा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उसके पास गया, वहां पे भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाया, इतना फ्री, अरे भाई भयानक फ्री एनर्जी उसको गुजरा गया है सोलर लाइट की मदद से। उसके बाद वहां पे वो स्टेबल नहीं रह पाया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला प्लास्टोसाइनिन के पास गया, सोचा अब यहां हम रह जाएंगे, वहां पे भी नहीं रह पाया, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की भूख है फोटो सिस्टम 1 के ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स को। उससे निकल के इसके पास आया, इसके पास जब आया तो इलेक्ट्रॉन अभी यहां है। अब उसके इतना मूवमेंट करने में उसने इतना एनर्जी अब तक गवा दिया है कि अब वो इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेगा, किसके पास, फोटो सिस्टम 1 के पास। तो आप बोलोगे इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को मिल गया, फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को मिल गया। फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी क्रिएट करके चिल्ला रहा है, क्वेश्चन मार्क, इसके इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी कौन फुलफिल करेगा, इसको अभी हम आएंगे, रुक जाओ पहले इस बात को कंप्लीट कर ले, आ जाओ। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच चुका है, फोटो सिस्टम 1 पे, किसका इलेक्ट्रॉन है वो, फोटो सिस्टम 2 का। तो मुझे बताना कि इस फोटो सिस्टम 1 को जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है 2 का लाकर, वो देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, उसका जस्ट बगल में कौन है, प्लास्टोसाइनिन। तो क्या हम कह सकते हैं प्लास्टोसाइनिन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फोटो सिस्टम 2 and 1, क्यों, क्योंकि 2 का इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली 1 को दिया कौन है, दिया कौन है, वो है फोटो सिस्टम 1। अब आप बोलोगे सर हम तो फिर प्लास्टोक्विनोन भी बोल सकते हैं या बीच का कोई, अरे अगर आप प्लास्टोक्विनोन बोलोगे तो वो ठीक है, मान लिया इलेक्ट्रॉन लिया है किसका, फोटो सिस्टम 2 का, लेकिन वो 1 को दे कहां पा रहा है डायरेक्टली, समझ रहे हो। लेकिन प्लास्टोसाइनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन जेब में है वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फोटो सिस्टम 2 का ही है, वही इलेक्ट्रॉन उसके पॉकेट में पहुंचा है, और वो इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्टली ले रहा है, दे रहा है 1 को, लो लो लो। इसका मतलब कनेक्टिंग लिंक कौन होगा, प्लास्टोसाइनिन होगा। कौन होगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फोटो सिस्टम 1 and 2, प्लास्टोसाइनिन। रीजन क्लियर है, क्योंकि उसके पास प्लास्टोसाइनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है वो 2 का ही, और वो डायरेक्टली दे रहा है 1 को। अब मुझे बताओ जब सोलर लाइट आई थी तो केवल फोटो सिस्टम 2 पे गिरी थी या 1 पे भी गिरी थी, बोलो जल्दी, दोनों पे गिरे थे। 1 पे गिरी थी। तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन 2 से हुआ था या 1 से भी हुआ था, दोनों से। 2 की तो भूख हुई, 2 की तो इलेक्ट्रॉन की जो वहां से निकली और उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुआ है, उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन 1 पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल कर दिया गया। ये बात कितनों को समझ में आ गया, याद करा करो। फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो चुका है, फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो चुका है। रही बात कि जब सोलर लाइट आया था तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन गिरा था तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो फुलफिल हुआ था तो पूरा हो गया, 2 का इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वहां पे। लेकिन इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला था वो कहां गया, तो जब निकला था इलेक्ट्रॉन उसी समय, जब निकला था एट सेम टाइम निकला था दोनों से, उसी समय फेराडोसिंग रेडोसिंग सब्सटेंस ने लिया था, उसमें इतना एनर्जी था उस इलेक्ट्रॉन में, फ्री एनर्जी, कि एफआरएस के पास गया, उसको लगा वहां स्टेबल हो जाएंगे, फिर वहां पे भी वो स्टेबल ना हो पाया इलेक्ट्रॉन, फिर उसको लगा कि चलो बगल वाले आयरन सल्फर प्रोटीन के पास चलते हैं, उसको ज्यादा भूख इलेक्ट्रॉन खाने की, उसके पास गया, वहां भी वो स्टेबल नहीं रह पाया। फिर वो सोचा कि अब कहां जाए, अब कहां जाए भाई, तो उसको यहां पर, यही जहां आयरन सल्फर प्रोटीन है उसके बगल में यहां पे उसको दिखा एक पर्टिकुलर एंजाइम, और वो एंजाइम खास प्रकार का था, और उस एंजाइम का नाम था, उस एंजाइम का नाम था एफडी, मतलब फेराडॉक्सिन, एफडी NADP रिडक्टेज, एफडी NADP रिडक्टेज एंजाइम। होशियार लोग समझ चुके होंगे क्या होने वाला है।
FD NADP रिडक्टेज। पहली बात की FD क्यों लिखा, फेराडॉक्सिन, ये FRS भी फेराडॉक्सिन है, आयरन सल्फर प्रोटीन भी फेराडॉक्सिन है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच चुका है, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अच्छा NADP क्यों लिखा, इलेक्ट्रॉन NADP को जाएगा। फिर रिडक्टेज क्यों लिखा, रिडक्शन किसका होना है, एक्चुअली रिडक्शन होना है NADP का, लेकिन रिडक्शन कराएगा NADP का कौन, FD, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो देगा। कहे कि रिडक्शन होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन भी चाहिए, तो प्रोटॉन कहां से आएगा, एस्टोमा में है। प्रोटॉन कहां से आएगा, एस्टोमा में है, कम है लेकिन है तो सही, स्टोमा में है। अच्छा स्टोमा में प्रोटॉन कहां से आया, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, रुक जाओ होल्ड करो। स्टोमा में प्रोटॉन है, ठीक है। स्टोमा से 2 प्रोटॉन लेगा और इससे आयरन सल्फर प्रोटीन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके। और स्टोमा में ही क्या पड़ा रखा है, स्टोमा में ही क्या पड़ा रखा है, जल्दी बोलो, NADP, क्या पड़ा रखा है, NADP। और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया, इधर से ले लिया NADP ने, और 2 प्रोटॉन को भी ले लिया। और इस 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को लेकर ये NADP रिडक्टेज के प्रेजेंस में ये बन जाएगा NADPH2। क्या बन जाएगा, NADPH2, रेड्यूसिंग पावर। फाइनली जो इस यहां से फोटोसिस्टम 2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकला था वो यहां है, यहां है। और जो इसमें 2 प्रोटॉन है वो 2 प्रोटॉन स्टोमा का ही है, वो 2 प्रोटॉन स्टोमा का ही है। स्टोमा में कहां से आता है वो अभी बता दूंगा। NADPH2 कैसे बना, ये कितनों को समझ में आ गया, याद करा करो जल्दी से। NADPH2 कितनों को बना, कैसे बना, कितनों को समझ में आ गया, आ गया। चलो अभी तक इतनी प्रोसेस में ल्यूमेन में कितना प्रोटॉन आया है, 2 प्रोटॉन। ये देखो किसने, प्लास्टोक्विनोन ने। और वो प्रोटॉन कहां से आया, स्टोमा से ही आया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं प्लास्टोक्विनोन की एक्टिविटी की वजह से, सुना दो गौर से, प्लास्टोक्विनोन की एक्टिविटी की वजह से, प्लास्टोक्विनोल की एक्टिविटी की वजह से, और FD NADP रिडक्टेज की एक्टिविटी की वजह से ओवरऑल स्ट्रोमा में 4 प्रोटॉन की कमी आ गई। ओवरऑल स्ट्रोमा में 4 प्रोटॉन की कमी आ गई। हेलो, कितनों को समझ में आ गया? अरे भैया प्लास्टोक्विनोल की वजह से प्रोटॉन उधर चला गया ना, और NADP रिडक्टेज की वजह से NADPH2 में घुस गया ना, तो प्रोटॉन नहीं रहा ना, स्टोमा में 4 प्रोटॉन की कमी आ गई, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा लाइन बोल रहा हूं, प्लास्टोक्विनोल की वजह से स्टोमा में 2 प्रोटॉन की कमी आई और ल्यूमेन में 2 प्रोटॉन की बढ़ोतरी हो गई। कितना को समझ में आ गया, कितना को समझ में आ गया? स्टोमा में 2 प्रोटॉन की कमी हुई और ल्यूमेन में 2 प्रोटॉन की बढ़ोतरी हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, NADP रिडक्टेज, FD NADP रिडक्टेज की वजह से स्ट्रोमा में 2 प्रोटॉन की कमी हुई है, लेकिन इसकी वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन की बढ़ोतरी किसी नहीं हुई है। को समझ में आ गया? अरे हाथ खड़ा करो, समझ आए तो, भगवान ने हाथ खड़ा करने के लिए दिया। हाँ चलो सभी को क्लियर है? अगर यहां तक आपको क्लियर है तो मुझे बताओ इसमें क्या रखने वाला है? इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है NADP के पास, NADPH2 के पास, और प्रोटॉन भी स्ट्रोमा का ही है। हाँ अब यहाँ पे एक सवाल रह गया उधार। क्या रह गया कि सर, अच्छा इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोला, पहले इस पे आ जाते हैं। हाँ यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकली किसका, ये फोटोसिस्टम सेकेंड का, वो इलेक्ट्रॉन चला गया NADPH2 के पास। अब ये NADPH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसको दे देंगे, जल्दी बोलो, CO2 को। क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कभी लौट के आएगा फोटोसिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन? कभी नहीं आएगा। नहीं सर। नॉन साइक्लिक क्यों बोले, समझ में आ गया? साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से पहुंच जाए। साइक्लिक फिनोमेना तो नहीं है, नॉन साइक्लिक। रही बात फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोले, लाइट एनर्जी की वजह से एक पूरा प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे हुआ अभी तो समझो, सुनना ध्यान से। जब ये प्रोसेस चलता है तो इस दौरान ल्यूमेन में अच्छा खासा प्रोटॉन जमा हो जाता है। जब ये प्रोसेस एक बार चलता है तो ओवरऑल 4 प्रोटॉन जमा होता है। ये 2 कहां से आए इसके बारे में अभी और बताएंगे, रुक जाओ होल्ड करो। यहाँ पे अच्छा खासा प्रोटॉन जमा हो जाता है, एकदम बहुत पूरा प्रोसेस चलता जाता है और प्रोटॉन की बढ़ोतरी यहाँ पे होती है, प्रोटॉन जमा हो जाता है। और ल्यूमेन प्रोटॉन रिजर्वायर की तरह करता है, याद करो बात सेल में भी बताए थे, ल्यूमेन प्रोटॉन रिजर्वायर की तरह करता है। जब यहाँ पे बहुत प्रोटॉन जमा हो जाता है, बहुत प्रोटॉन जमा हो जाता है, प्रोटॉन के लिए मेम्ब्रेन, प्रोटॉन के लिए मेम्ब्रेन, परमेबल इम्परमेबल, जल्दी बोलो, इम्परमेबल। अगर किसी भी चीज के लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल है और उसको परमेबिलिटी दिलाना है, इसके लिए कौन आता है, जल्दी बोलो, इसके लिए कौन आता है, कैरियर प्रोटीन। कौन आता है, कैरियर प्रोटीन। कैरियर और यहाँ प्रोटीन। पे कैरियर प्रोटीन कौन है, F0F1 पार्टिकल, यानी कि ये पूरा मॉलिक्यूल F0F1 पार्टिकल। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो जाएगा तो वो दम लगाएगा कि हम यहाँ से निकले।
दम लगाकर हम यहाँ से निकले, दम लगाकर हम यहाँ से निकले, दम लगाकर हम यहाँ से निकले, पैसिव पैसिव नॉट एक्टिव, पैसिव, खुद दम लगा रहा, हम यहाँ से निकले, हम यहाँ से निकले, और उसको निकलने की कोई जगह नहीं मिलेगी, मेम्ब्रेन परमेबल नहीं है, लेकिन उसको मिल जाएगा एक टनल, एक चैनल, एक कैरियर, और वो कौन है, ये है, यहां से निकलेगा, ये बेस वाले पार्ट से अटैच होगा, मतलब यहाँ पे जगह है प्रोटॉन को निकलने के लिए, पूरे स्टॉक से निकलेगा, और वो जब यहां से, सुना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, जब यहां से 3 प्रोटॉन जाएगा, भाई प्रोटॉन, पूरा प्रोटॉन के पास दम लगा रहा, हम बाहर निकले, जब यहां से 3 प्रोटॉन जाएगा पूरा एनर्जी के साथ कि हम बाहर निकले, 3 प्रोटॉन इधर जब निकल जाएगा, स्टोमा में आ जाएगा, तो पता है ये जो है, ये क्या है, एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ये क्या है, एटीपी सिंथेज एंजाइम है। जब ये 3 प्रोटॉन उधर जाएगा तो इस एटीपी सिंथेज पर होगा कन्फर्मेशनल चेंज। क्या होता है, यहाँ पे होता है एडीपी बाइंडिंग साइट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंडिंग साइट, तो इसके साथ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड कर जाएगा, और इतनी एनर्जी रहेगी इसके पास, ये मतलब कि 3 प्रोटॉन जो गया है, इस पूरे जो एटीपी सिंथेज हेड वाले पार्ट पर है, उसमें कन्फर्मेशन चेंज आएगा, और उसकी वजह से ये दोनों जुड़ के एटीपी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एटीपी। यानी कि जब 3 प्रोटॉन क्रॉस करेगा किससे, इस F0 F1 पार्टिकल से, तो जो F1 हेड है उस पे जो एटीपी सिंथेज है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और उस पर एक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एक एटीपी का सिंथेसिस कर देगा। ठीक है, तो मुझे बताओ ये प्रोसेस क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ कि नहीं हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ कि नहीं हुआ, और फॉस्फोराइलेशन के लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए एनर्जी जो आई, एनर्जी कहां से आई, प्रोटॉन के मूवमेंट से, प्रोटॉन जो मूव किया, उसके पास, प्रोटॉन के पास जो एनर्जी आई, मूव जो किया, वो प्रोटॉन जो वहां पे जमावड़ा हुआ था, इसी की वजह से वो प्रोटॉन मूव किया। जमावड़ा किसकी वजह से हुआ था, वो हुआ था ओवरऑल, पूरे बैक में जाओ, ओवरऑल लाइट की वजह से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। कितनों को समझ में आया, पहली बार याद करो भाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप पढ़ते क्या, आपको पता है आपका कैसा कैसा काटा गया है, आपको पता ही नहीं आपका कहाँ कहाँ काटा गया है, और आप मजे से कटवाए हो अब तक। अरे अभी सुधर जाओ यार, अभी सुधर जाओ, क्वालिटी पहचानने में देर लगता है, देर है अंधेर नहीं, समझ जाइए एक बार। That's why it is called as फोटोफॉस्फोराइलेशन। और मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे पीएमटी की तैयारी करके पास भी कर जाते हैं, मेडिकल कॉलेज भी चल जाते हैं, और उनको पता तक नहीं होता कि फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या। ये तो मजे की बात और है, उनको पता ही नहीं होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या, वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पास भी कर गए, याद कर लिया, सब कुछ हो गया। भाई कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो कंसेप्ट है। क्यों बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन हुआ है, और ये फॉस्फोराइलेशन के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी को जोड़ने के लिए डायरेक्टली सनलाइट का एनर्जी यहाँ पे नहीं आया है, इनडायरेक्टली, फाइनली पीछे बैक से चलो कि सोलर लाइट नहीं होता तो ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे प्रोटॉन का जमावड़ा नहीं होता, प्रोटॉन का जमावड़ा नहीं होता, ये प्रोटॉन बाहर जाने की कोशिश नहीं करता एकदम हाई मूवमेंट एनर्जी के साथ, तो फिर ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता नहीं, कन्फर्मेशन चेंज आता नहीं, और एडीपी बनता नहीं। सनलाइट की वजह से ही प्रोटॉन का जमावड़ा हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रोटॉन का जमावड़ा हुआ, तो प्रोटॉन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया, क्योंकि अंदर में उसका मोलिक्यूल ज्यादा है, तो वो पुश कर रहा है बाहर, पुशिंग फोर्स लगा रहा है बाहर जाने के लिए, और जब बाहर जाएगा तो जब 3 प्रोटॉन जाएगा तो इतना सफिशिएंट एनर्जी रहता है 3 प्रोटॉन के पास कि वो इस एटीपी सिंथेसिस में कन्फर्मेशन चेंज ला दे, और एक बार जब कन्फर्मेशन चेंज आएगा तो एडीपी और फॉस्फेट बन जाएगा, एटीपी रिलीज हो जाएगा। फिर वो जैसे एटीपी रिलीज होगा, फिर ये एंजाइम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, फिर 3 प्रोटॉन इधर से जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा फॉस्फोराइलेशन। और यही प्रोटॉन जो स्टोमा में आया है, अभी बोला था, थोड़ी देर रुको बता दूंगा स्टोमा में कहां से आया प्रोटॉन। हेलो, अभी बोला था थोड़ी देर पहले, स्टोमा में कहां से आया प्रोटॉन, आया समझ में ये। और ये जो एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, इसको बोलते हैं केमियोस्मोसिस, ये उधर पढ़ा हूंगा मैं सेल रेस्पिरेशन में, ठीक है, केमियोस्मोसिस। अभी जो एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर, लाइट रिएक्शन का पार्ट है, यही केमियोस्मोसिस भी है। क्यों है केमियोस्मोसिस, केमिकल, कौन केमिकल, प्रोटॉन, उसका हो रहा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वो प्रोटॉन वाटर में डिसॉल्व है, और वो मूव कर रहा है, और ऑस्मोसिस मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये केमियोस्मोसिस है। और क्योंकि इसी की वजह से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन भी है। हेलो, समझ में, पूरी कहानी मैंने सुना दी, और इस कहानी में एक सवाल अभी भी उधार रह गया, कोई बताएगा क्या?
फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन का बुक। फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन कौन भरेगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन भूखा ही रह जाएगा? और वो इलेक्ट्रॉन भूखा रह जाएगा तो ये प्रोसेस एक बार चलेगा, फिर दोबारा कभी नहीं चलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम +2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं। और अगर उससे ज्यादा निकाल देगा तो परमानेंटली खत्म हो जाएगा, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि वो फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन फुलफिल करेगा? कोई बता सकता है? So plastocyanine. नहीं, अरे पढ़ाने का तरीका ही अलग है। अब होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अरे भैया पूरा आपने लाइट रिएक्शन पढ़ लिया, अभी तक कहीं पे वाटर का स्प्लिटिंग किया आपने? और अब सुन, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है और इसके साथ एसोसिएटेड होता है खास प्रकार का ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहां जाता है और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए इधर जो ल्यूमेट में पानी पड़ा है उसको तोड़ देता है। और उसको जब तोड़ता है तो शरीर होता है 2 प्रोटॉन, ये भी मैं कह रहा था ना, प्रोटॉन जमा होते जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चला गया, लो उसका भी इलेक्ट्रॉन का बुक कंप्लीट और नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये वाटर स्प्लिटिंग जो हुआ ल्यूमेन में हुआ, एक्चुअल में ये यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पर हुआ, यहाँ पर, और प्रोटॉन छोड़ दिया गया ल्यूमेन की तरफ और इलेक्ट्रॉन ले लिया किसने? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने। उसका इलेक्ट्रॉन किसने दिया? फोटोसिस्टम 2 ने। फोटोसिस्टम 2 का भी बुक पूरा हो गया इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का भी हो गया और वाटर बेचारा टूट गया। और वाटर का इलेक्ट्रॉन फिर उसको वाटर को कभी नहीं मिलेगा, वाटर टूटता ही रहेगा और प्रोटॉन जमा होता ही रहेगा। अभी मैं वाटर स्प्लिटिंग को और डिटेल में लूंगा अगले मीटिंग में। अब मुझे बताओ, सोलर लाइट आने से पहले इलेक्ट्रॉन सोलर लाइट आने पर पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ या पहले वाटर का स्प्लिटिंग हुआ? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन एक्साइट अब जो मास्टर लोग आते हैं Electron और जो मास्टर लोग आते हैं बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करते हैं, लाइट आया वाटर का स्प्लिटिंग हुआ स्टार्ट, गलत है कि सही है? गलत है। गलत नहीं, महागलत है। आइए मिलते हैं अगली मीटिंग में और थोड़ी बात करते हैं और आपके दिमाग में और भेजे में और भी कुछ बातें हम एडजस्ट करते हैं और एक करंट अभी आपको और लगेगा। मिलिए अगले मीटिंग में।